हेलो। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बनपुर विकेश ट्यूटोरियल पर। मैं विकास उपस्थित हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम लोग एजुकेशन के एक कंटेंट फैक्टर्स ऑफ एफिशिएंट लर्निंग अर्थात सीखने की प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने वाले कौन कौन से कारक या कौन कौन से तत्व हैं, ये आज हम लोग डिस्कस करेंगे। उसी संपर्क में हम लोग 10-12 कुल पॉइंट हैं, इसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे जो लर्निंग है या जो सीखने की क्रिया है इसको और ज़्यादा एफिशिएंट हम लोग बना सकते हैं। एक बच्चा जिसको हमको कुछ सिखाना है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी जो सीखने की प्रक्रिया है वो उतना ज़्यादा सुदृढ़ नहीं है, तो किन तत्वों का प्रयोग कर हम उसे और अधिक सुदृढ़ बना सकते हैं। ठीक है, इसके पहले हम लोग लर्निंग की परिभाषा पढ़ चुके हैं कि लर्निंग है क्या। तो अगर सामान्य भाषा में कहें तो व्यवहार में परिवर्तन ही जो है सीखना है। उदाहरण स्वरूप जैसे बताया था, अगर किसी काम को करने के बाद हमसे कोई मिस्टेक हो रहा है एंड देन उसके बाद उसको हम सुधार लेते हैं और सुधारने के बाद फिर उस क्रिया को सही तरीके से कर रहे हैं, दैट मीन्स उस चीज़ को हम सीख चुके हैं, तो उस क्षेत्र में वो लर्निंग कहा जाएगा। तो हम लोगों का जो तत्व है उसमें पहला है मोटिवेशन, दैट मीन्स प्रेरणा, अभिप्रेरणा या अभिप्रेरक। अगर हम सीखने की क्रिया को बहुत ज़्यादा प्रभावी बनाना चाहते हैं, सुदृढ़ बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए कहीं ना कहीं प्रेरणा का होना बहुत जरूरी है। प्रेरणा अनेकों तरह से हो सकता है, अलग अलग क्षेत्र के कार्यों में अलग अलग प्रकार की प्रेरणाएं हम लोग देख सकते हैं। अगर हम बात शिक्षा की करें तो शिक्षा में प्रेरणा स्वरूप क्या हो सकता है, हम बच्चे की प्रशंसा कर सकते हैं, प्रतिद्वंदिता ला सकते हैं, क्योंकि इन सब प्रेरणाओं के द्वारा बच्चे कहीं ना कहीं सीखने में और ज़्यादा प्रबल होने लगते हैं। सपोज अगर किसी बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं और उस बच्चे के अंदर लर्निंग को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाना है, तो हमको क्या करना है, हमको बच्चे को प्रेरित करना होगा। किस तरह से प्रेरित करेंगे? सपोज कोई बच्चा कुछ काम करके लाया है, मे बी दैट मे बी रॉन्ग और राइट, सही हो गलत कुछ भी हो सकता है। उस सेंस में अगर हम बच्चे की प्रशंसा करते, वाह आपने ये बहुत अच्छा काम किया, आप प्रयास करो इससे अच्छा भी कर सकते हो, तो उस क्षेत्र में क्या होगा, वो बच्चा उससे भी अच्छा करने का कोशिश करेगा। दैट मीन्स वहाँ पर उसका जो लर्निंग है और ज़्यादा इफेक्टिव बनेगा। हम प्रतिद्वंदिता की बात कर सकते हैं, बच्चे के अंदर एक कंपटीशन लाना पड़ेगा, राइवलरी नहीं, कंपटीशन, ताकि वो अपने क्लासमेट के साथ, अपने सहपाठियों के साथ एक कंपटीशन करे। तो ये भी कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन का काम करेगा, क्योंकि इस मोटिवेशन के अंतर्गत बच्चे अपने पढ़ाई में नियत सुधार करेंगे, तो बच्चे भी मोटिवेट हो जाएंगे। तो मोटिवेट होंगे तो उनका लर्निंग जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा। अगला जो हम लोग पॉइंट है वो है मैच्योरेशन। मैच्योरेशन जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं परिपक्वता। परिपक्वता सीखने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे परिपक्वता का मतलब क्या है, वैसे लोग जो शारीरिक और मानसिक रूप से परिपक्व हैं, देखा जाता है कि जो व्यक्ति शारीरिक या मानसिक रूप से परिपक्व होते हैं, मैच्योर होते हैं, वो किसी चीज़ को ईजिली सीख जाते हैं। लेकिन ठीक उसके विपरीत अगर कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं है तो कहीं ना कहीं उसमें संसाधनों का भी अत्यधिक प्रयोग होगा, अत्यधिक प्रयास भी करना पड़ेगा, अत्यधिक समय भी वो कंज्यूम करेगा, परंतु जो लर्निंग है वो उस तरह से प्रभावी नहीं होगा जिस प्रकार से एक मैच्योर्ड व्यक्ति कर सकता है। तो जब हम सीखने की क्रिया की बात करते हैं तो वहाँ पर जिसे हम सिखा रहे हैं, वो चाहे स्टूडेंट हो, छात्र जो भी है, वो मैच्योर होने से लर्निंग की क्रिया वहाँ पर बहुत अधिक प्रभावी होगी। इसलिए सीखने के कारक में परिपक्वता का भी अपना एक विशेष स्थान है। अगला देखते हैं प्रैक्टिस। कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस का बहुत एक कह सकते हैं कि अमिट प्रभाव है इस लर्निंग पर, क्योंकि अगर हम किसी काम को बार बार प्रयास करते हैं तो नो डाउट हम लोग का जो लर्निंग है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा। हम और जल्दी उसको सीखेंगे और अच्छे तरीके से सीखेंगे और बेहतरीन तरीके से सीखेंगे, और कहीं ना कहीं जिस चीज़ को हम सीखेंगे उसमें गलतियाँ कम होगी, त्रुटियों की कमी होने लगेगी और गलती का कोई वहाँ पर उतना जगह नहीं रहेगा और उसको बहुत अच्छे तरीके से हम सीख सकते हैं। इसलिए जब भी क्लास में बच्चों को हम टीचर्स पढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग रिवीजन पर, प्रैक्टिस पर, अभ्यास पर जोर डालते हैं, ताकि बच्चा इस चीज़ को और इफेक्टिवली सीख सके। क्योंकि प्रैक्टिस करने से हमारा लर्निंग बहुत ज़्यादा प्रभावी होता है। विदाउट प्रैक्टिस हम लोग उस चीज़ को उतने अच्छे से नहीं सीख सकते हैं, इसलिए प्रैक्टिस का भी इसमें एक महत्वपूर्ण जो है भूमिका है। तो प्रैक्टिस भी जो है कहीं ना कहीं लर्निंग को सुदृढ़ बनाने वाला एक महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है। अगला हम लोग का पॉइंट है इंटेलिजेंस, बुद्धि। साफ तौर से हम लोग इसको देख सकते हैं कि जो व्यक्ति जितना ज़्यादा बुद्धिमान होगा वो उतने ही अच्छे से, उतने ही जल्दी किसी भी चीज़ को सीखेगा, तुलना में जिसकी बुद्धि कम है।
तो बुद्धिमान व्यक्ति या बुद्धि का होना लर्निंग में बहुत जरूरी है। जितनी प्रखर बुद्धि होगी उतनी ही तेज गति से कोई भी बच्चा या कोई भी व्यक्ति जिस चीज़ के ऊपर हम उसको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं या जिस चीज़ को सिखाने का प्रयास कर रहे हैं वो बहुत जल्दी सीखेगा। जैसे अभी हम लोग को पहले बचपन में 2 जोड़ 2 4 जोड़ना ही बहुत भारी लगता था, बहुत कठिन था कि कैसे करेंगे। लेकिन जैसे हम बड़े हो गए, हमारी बुद्धि में वृद्धि हुई, हम लोग उसको इजीली कह सकते हैं 2 2 4, इवन हम लोग 50 50 100 और 100 100 200 और 500 500 1000 भी बोल पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बुद्धि जो है वो बढ़ चुकी है। इसलिए हम लोग एक बुद्धिमान व्यक्ति और एक अल्प बुद्धि व्यक्ति को जब साथ में रखेंगे, देखेंगे कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो चीज़ को बहुत जल्दी सीख रहा है। ये उम्र के हिसाब से भी हो सकता है, प्रैक्टिस पर भी हो सकता है, डिपेंड करता है उसका वर्क पर। तो कहीं ना कहीं बुद्धि का भी इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो बुद्धि भी एक महत्वपूर्ण तत्व है लर्निंग को और अधिक प्रभावी बनाने में। अगला है लर्निंग मेथड, शिक्षण पद्धति जो है। अब हम जो बच्चे को पढ़ा रहे हैं ये कैसा होना चाहिए? खेलकूद के द्वारा बच्चे अगर सीखे तो बहुत अच्छा है। तो जो शिक्षण विधि है हमारी वो बहुत ज़्यादा सरल और सरस होनी चाहिए, क्योंकि कठिन तरीके बच्चों को जल्दी समझ में नहीं आते। हम बच्चे को खेल के माध्यम से पढ़ा सकते हैं, हम बच्चे को जो है थोड़ा सा एंटरटेन करके पढ़ा सकते हैं, बच्चे को कहानी के माध्यम से पढ़ा सकते हैं, क्योंकि स्टोरी टेलिंग एक माध्यम है, एक मेथड है पढ़ाने का। तो कहीं ना कहीं जो लर्निंग मेथड है ये भी सीखने के क्षेत्र में बहुत बड़ा एक अपना भूमिका रखता है। क्योंकि अगर लर्निंग मेथड सरल ना हो, सरस ना हो, इसको हम बहुत ज़्यादा कठिन करते हैं तो बच्चों को सीखने में बहुत अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं ये जो लर्निंग मेथड है ये भी एक महत्वपूर्ण तत्व है। तो लर्निंग मेथड अगर हम भी क्लास में बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो यथासंभव प्रयास करना है कि हम बच्चे को जितना अधिक हो सके विषय को सरल और सरस बनाकर प्रस्तुत करें। तब कहीं ना कहीं बच्चे उस चीज़ को और अच्छे से समझ पाएंगे। जब हम क्लास में हैं तो कोशिश करना है उस समय टीचर से अच्छा बच्चे का एक फ्रेंड, एक फिलोसफर बनकर काम करें। तो बच्चे क्या होंगे, घुलेंगे मिलेंगे, लर्निंग का प्रोसेस भी बहुत कंफर्टेबल हो जाएगा और बच्चे आराम से उस चीज़ को सीख सकते हैं। तो लर्निंग मेथड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम ऑफ लर्निंग डिपेंड करता है लर्निंग को, जब हम काम करें किसी चीज़ को सीखने का उसके समय पर। सपोज एक क्लास की हम बात करते हैं, तो जब हम क्लास की बात कर रहे हैं तो स्कूल में क्लासेस होते हैं, 6 क्लासेस लग रहे हैं, 7 लग रहे हैं, 8 लग रहे हैं, मतलब पीरियड्स जो हो रहे हैं क्लासेस में। तो स्कूल में जो पीरियड्स करते हैं वहाँ पर क्या है कि उसका एक समय होता है। शुरू में जब बच्चा स्कूल जाता है तो बहुत एक्टिव होता है, बहुत ऊर्जावान होता है, किसी भी काम को कर लेता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है ना कहीं बच्चा अब थोड़ा डल हो जाता है, चीज़ों को करने के प्रति उसकी उत्सुकता अब खत्म होने लगती है। इसलिए अगर हम लोग स्कूल में देखें तो शुरुआती दौर में इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स या जो सब्जेक्ट समझने लायक है उसको रखा जाता है। मैथ्स, इंग्लिश, इन सब विषयों को पहले पढ़ाया जाता है बच्चों को, क्योंकि उस समय बच्चा एक्टिव होता है। अच्छा, साथ ही साथ डिपेंड करता है कि जब हम सीख रहे हैं तो इसके लिए अगर हम लोग उस समय सीख रहे हैं जब हम ऊर्जावान है, एक्टिव है, तब ज़्यादा अच्छा फायदा करेगा। उस समय करते हैं जब हम थक चुके हैं, थकने के साथ साथ हम कह सकते हैं कि हमारे पास अब करने को कोई इच्छा नहीं है, शरीर में एनर्जी नहीं है, तो कहीं ना कहीं लर्निंग हमारा इफेक्टिव नहीं होगा। तो इसके लिए समय भी जो है सीखने का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि हम किस समय किस चीज़ को सीख रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको बात कर रहे हैं। साथ ही साथ हम बात करते हैं कि कहीं ना कहीं जब स्कूल में क्लासेस वगैरह होती हैं तो क्लासेस के दौरान क्या होता है कि वहाँ पर भी समय को ध्यान में रखा जाता है। समय को ध्यान में इसलिए रखा जाता है कि जो क्लासेस लगाए जा रहे हैं, जो पीरियड्स हो रहे हैं बच्चों के, तो उस दौरान जो क्लासेस हैं वो बहुत ज़्यादा लेंदी भी ना हो, बहुत ज़्यादा कम समय का भी ना हो, इसलिए एक एवरेज टाइम रखा जाता है। एवरेज ड्यूरेशन नियर अबाउट 30 मिनट्स का होता है। तो इसमें क्या होता है, बच्चे एक्टिव रहते हैं और हर एक क्लासेस के बाद जब क्लास एक ओवर हो रहा है तो उसके बाद थोड़ा गैप होना चाहिए ताकि बच्चे फिर से एक रिएक्टिव हो सके। जैसे मोबाइल हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो यूज़ कंटिन्यूसली थोड़ी करते हैं, कर रहे हैं, बैटरी कम होता है तो बैटरी फिर से चार्ज करते हैं। तो अगर इस तरह से बच्चे के भी अगर चार्जिंग नहीं होंगी तो बच्चे कहाँ से सीखेंगे? तो उनको भी थोड़ा समय मिलना चाहिए। अब हम बात करते हैं प्लेस ऑफ टीचर। टीचर जो कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों के सेंटर हैं। टीचर जिसको हम लोग अगर बोलें तो टीचर इज़ अ फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड। टीचर का एक बहुत बड़ा रोल है बच्चे के लर्निंग में, क्योंकि टीचर वो व्यक्ति है जो विषय को बच्चे के सामने प्रस्तुत करता है। तो डिपेंड करता है जो टीचर बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो विषय को किस रूप में बच्चे के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। क्योंकि विषय दिया गया है, परंतु टीचर की क्या भूमिका है? टीचर की भूमिका है कि उस विषय को यथासंभव सरस और सरल बना के बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाए और कोशिश किया जाए कि विषय में उत्सुकता लाए, रुचि लाए। अगर टॉपिक इंटरेस्टिंग नहीं होगा, बच्चे उस पर ध्यान नहीं देंगे, तो उसमें इंटरेस्टिंग बनाना ये टीचर का काम है। तो कहीं ना कहीं लर्निंग को इफेक्टिव बनाने में टीचर की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। टीचर के बिना
विषय को बहुत ज़्यादा सरस नहीं बनाया जा सकता, इसलिए ये यहाँ पर की रोल प्ले करते हैं। तो टीचर की भूमिका इसमें हम लोग रखते हैं। अगला पढ़ते हैं, इंटरेस्ट एंड विल टू लर्न। ठीक है, अभिरुचि और सीखने की इच्छा। हम जिसको सिखा रहे हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं उस चीज़ के प्रति, जिस चीज़ को हम सिखा रहे हैं, रुचि होनी चाहिए, सीखने की इच्छा होनी चाहिए, क्योंकि जब तक किसी के अंदर इच्छा नहीं होगी उसे हम नहीं सिखा सकते। सपोज अगर किसी को भूख है ही नहीं, हम बार बार कहें खा लो खा लो खा लो, कोई नहीं खाएगा। और जैसे उसको भूख लग जाएगा वो ढूंढता फिरेगा खाना है कहाँ, नहीं है तो खुद से तैयार भी कर सकता है और फिर वो खा लेगा। तो कहने का मतलब है उसके अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए, विल होना चाहिए। विल पावर को हमको, तो टीचर की यहाँ क्या भूमिका है, या जो उसको सिखा रहे हैं, जो उनके ट्रेनर हैं, जो इन्फॉर्मर है, उनका काम है कि उसके अंदर विल, इस इच्छा को जागृत करे, इस इंटरेस्ट को जागृत करे, वो भूख पैदा करे, जिससे उसके पीछे औरों को भागना ना पड़े कि वो खा ले। अगर भूख आ जाएगा ना तो बच्चे खुद मांग करके खाते हैं, वो जो मिलता है उसको खाने लगते हैं। तो शिक्षण में भी ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ लर्निंग नहीं, पढ़ाई के हर क्षेत्र में बच्चे के अंदर इंटरेस्ट पैदा करना होगा। पढ़ाई के अंदर इंटरेस्ट जब तक नहीं आएगा ना, बच्चे नहीं सीख सकते। तो इंटरेस्ट और विल का होना जरूरी है। अगला है नेचर ऑफ सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर प्रत्यक्ष रूप से भूमिका निभाता है, क्योंकि जो विषय वस्तु हम दे रहे हैं बच्चों को वो किस प्रकार की है। विषय वस्तु सरस और सरल हो सकती है, जटिल हो सकता है ना। तो वहाँ पर डिपेंड करता है कि किस प्रकार का सब्जेक्ट मैटर हम बच्चों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। यथासंभव कोशिश करना है कि बच्चे के सामने सरल और सरस विषय वस्तु को लेके जाया जाए, जिसको बच्चे यथासंभव बहुत ही अच्छे से सीखें, सीखने में उन लोगों को इंटरेस्ट हो। और अगर विषय वस्तु सरल या सरस नहीं है तो हमें कोशिश करना है उसे सरल और सरस बनाने का। जब विषय सरल हो जाएगा, सरस हो जाएगा, तो बच्चे भी उसको सीखने में मज़ा लेंगे, आनंद मिलेगा बच्चे को, और बच्चे इनडायरेक्टली उसको फिर सीखने लगेंगे। तो विषय वस्तु का भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। अगला है एनवायरनमेंट ऑफ लर्निंग। पर्यावरण सीखने का सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर ये भी एक आता है। सारे तो फैक्टर्स इंपॉर्टेंट ही है, ये भी इंपॉर्टेंट है। डिपेंड करता है जिस जगह पर हम सीख रहे हैं वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है। सीखने के लिए एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, शांत शालीन होना चाहिए, ताकि बच्चे मन लगाकर किसी चीज़ को सीख सकें। अगर शोरगुल वाले माहौल में हम सीखते हैं तो वहाँ क्या होता है, बच्चों का ध्यान भटकता है। इसलिए सीखने का माहौल कौतूहल से दूर होना चाहिए, शोर शराबे से दूर होना चाहिए। इसलिए कोशिश किया जाता है कि जितने भी स्कूल वगैरह का निर्माण हो वो भीड़ भड़ाके या शोरगुल के माहौल से दूर हो, ताकि बच्चे जब सीखें तो अटेंटिवली सीखें, उनकी लर्निंग जो है उसमें कोई किसी प्रकार की बाधा ना आए। अगला बात करते हैं नॉलेज ऑफ प्रोग्रेस। देखते हैं, बात यहाँ पर होता है कि लर्निंग, कोई भी किसी चीज़ को क्यों सीखेगा, जब उसको अपनी प्रगति का, सफलता का ज्ञान होगा तब वो अच्छे से सीखेगा। अगर हमको पता है हम ITI करके जॉब पा सकते हैं तो नो डाउट हम ITI की क्लासेस बहुत इंटरेस्ट के साथ करेंगे। हमको पता है कि हम IIT करके कुछ अच्छा कर सकते हैं, हम उसके क्लासेस अच्छे से करेंगे। वॉट एवर द कोर्सेज जो भी हम लोग के पास है, अगर हमको उसको लेकर के भविष्य सुनिश्चित है तो नो डाउट उसको हम बहुत ही इंटरेस्ट के साथ करेंगे। तो वहाँ पर मेरा डिपेंड करता है नॉलेज ऑफ प्रोग्रेस। हम जिस काम को कर रहे हैं उस काम से संबंधित सफलता का भी हमें ज्ञान होना चाहिए। अगर हमारे अंदर उससे रिलेटेड सफलता का ज्ञान नहीं है तो हम उस चीज़ को उतनी इफेक्टिवली तरीके से नहीं सीख सकते हैं, कहीं ना कहीं हमें बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। अगला है फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ द चिल्ड्रन। जो बच्चे, जिन बच्चों को हम सिखा रहे हैं उनका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी खासा जो है महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि अ साउंड माइंड लिव्स इन अ साउंड बॉडी। एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। तो इसलिए शरीर और मस्तिष्क दोनों का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक बच्चे मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं होंगे तब तक वो किसी भी चीज़ को इफेक्टिवली नहीं सीख सकते हैं। जैसे कि हम मान लें अगर कोई बच्चा फिजिकली और मेंटली एकदम फिट है, नो डाउट बहुत अच्छे तरीके से उस चीज़ों को सीख सकता है। ठीक उसके विपरीत अगर कोई बच्चा फिजिकली या मेंटली परिपक्व या फिट नहीं है तो नो डाउट वो चीज़ को उतनी इफेक्टिवली तरीके से नहीं सीखेगा। ठीक है, तो आज का हम लोग का जो कंटेंट था वो था फैक्टर्स ऑफ एफिशिएंट लर्निंग। लर्निंग को या सीखने को सुदृढ़ बनाने वाले तत्व, जिसमें हम लोगों ने कुछ अलग अलग तत्वों को देखा, समझा। तो ये सारे तत्व हैं जिसका हम लोग प्रयोग करके सीखने की प्रक्रिया को और ज़्यादा सुदृढ़ बना सकते हैं। थैंक यू।